सुबह बखैर नाजरीन, आज इतवार का दिन है 7 जुलाई सन 2024। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हर दिन की तरह आज भी आपके सामने सुबह सुबह हाजिर खिदमत हुए हैं, तो कोशिश करेंगे कि आपको जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर करें। अस्करी महाज पर इंतहाई बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, उस पर हम बात करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो सियासी महाज पर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी गुफ्तगू होगी। आगे बढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया किस तरीके से काम कर रही है और कहां कहां पर हमें दिक्कतें महसूस हो रही हैं, उस पर भी एक डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। महकमा तालीम ने रात देर के कार्रवाई की है, किन के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो ऑर्डर क्या कुछ है, उस पर भी बात होगी। और अमरनाथ यात्रा और दीगर मामलात के हवाले से भी आपके सामने हम रूबरू होंगे और आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। न सिर्फ इन मामलात पर गुफ्तगू होगी बल्कि आपकी और हमारी गुफ्तगू 9:45 पर शुरू होगी, जब चारों नंबर हमारे आपके सामने आएंगे। आप कॉल करेंगे तो आपकी फोन लाइन, आपकी कॉल्स के जरिए से बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती इदारों को उन हालात वाक़ात से रूबरू करवाया जाएगा जिन हालात वाक़ात से आप हर दिन नबरदा आजमा हो रहे हैं, जो आपको मुश्किलें उठानी पड़ रही है। फिलहाल प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है कि इसे हम मरहलावार तरीके से आप तक लाते हैं और पहले पड़ाव पर हम हिस्ट्री ऑफ द डे भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन हिस्ट्री ऑफ द डे पर आने से पहले आपको याद दिलाते चले कि आप हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी लॉग इन करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हर पल खबरों से आप बाखबर भी रहे और आप और हम और ज्यादा रिश्ते को मजबूत करें, क्योंकि ये वो रिश्ता है जहां पर आप हमारे साथ राब्ता करते हैं, डीएम करते हैं, हालात वाक़ात से हमें कुछ चीजें भेजते हैं जिससे हमारे प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाने में मदद मिलती है। और प्रोग्राम के बारे में आरा भी हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आरा हमारे लिए मशले राह है, वो अंधेरे में एक चिराग के मानंद होती है। फिलहाल प्रोग्राम का तय फॉर्मेट, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे पर एक नजर और उसके बाद सबसे बड़े ऑपरेशन पर फटाफट से आते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। आसिफ, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एतवार का दिन मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होने वाला है, पीर से इसकी शुरुआत होगी। लेकिन इस्लामी साल के पहली तारीख या पहले महीने के मुतल्लिक हम ज़रूर आगे चलकर बात करेंगे। उससे पहले आपके सामने अंग्रेज़ी कैलेंडर क्या कुछ कहता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुताबिक अहम तरीन वाक़यात आपके सामने रखते हैं और ये स्पेशल सेगमेंट इसलिए वक्त कम हो, चुनिंदा बातें आप तक पहुँचे, अहम तरीन नुकात पर तफसीली गुफ्तगू ज़्यादा तो नहीं हो सकती, मगर कोशिश रहती है कम वक्त में हिस्ट्री ऑफ द डे के जरिए आपको माजी के कुछ अहम वाक़यात याद दिलाएं और ये सबक आमोज भी साबित हो सकते हैं या होते हैं। तो शुरुआत आज के दिन की मुनासबत से हिस्ट्री ऑफ द डे में। दिन आज का साल 2008 था। काबुल के अंदर हिंदुस्तानी सफारत खाने पर, काउंसलेट पर आज के दिन हमला हुआ था। 41 लोगों की जानें चली गई थी। इसमें सिक्योरिटी एहलकार भी जो वहां पर मकामी सतह पर हुकूमत के जिम्मेदारान थे उनकी अमवात भी हुई। और इस हमले के बाद भारतीय सफारत खाने को लेकर खदशात काफी ज्यादा उस वक्त थे। हामिद करजई की हुकूमत थी। साल 2008 में यह आज के दिन हमला हुआ। 1999 में दिन आज का फ्रांसीसी साइंसदानों ने आज ही के दिन पेशकश की एक नई वैक्सीन आज के दिन शुरू की। साल 1951 पहली मर्तबा अमेरिका के अंदर रंगीन टेलीविजन का इफ्तिताह 1951 में किया गया। जुलाई 7, 1981 को टीम इंडिया के साबिक कप्तान, मारूफ क्रिकेटर और क्रिकेट की दुनिया में शायद इनका नाम कोई भूल नहीं सकता, महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी पैदाइश हुई और आज वो 43 बरस के हो गए। आज जन्मदिन है। मुबारकबादी के पैगामात का सिलसिला पहले से ही जारी था। 1770 दिन आज का रूसी सल्तनत और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान आज ही के दिन लारगा की लड़ाई हुई। 2012 में रूस के अंदर शदीद सैलाब की वजह से 150 के करीब अमवात आज के दिन जो आदादोशुमार सामने आए बताते हैं हुई। 2003 में आज ही के दिन यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ आर्मीनिया का कयाम अमल में आया, जिसने दुनिया भर के अंदर बाद में बिलखुसूस यूरोप के अंदर अपनी छाप छोड़ी और सियासी सरगर्मियां इतनी बढ़ती चली गई कि मुतअद्दिद ममालिक में इस पार्टी ने अपना काम आगे बढ़ाया और आर्मीनिया में 8 बरसों तक हुकूमत भी चलाई। आज़ाद हिंदुस्तान का पहला कसीरुल मकासद मंसूबा 7 जुलाई 1948 को आज़ादी के तकरीबन 1 बरस के बाद आज ही के दिन हुआ या आज के दिन बना। और इस तरीके से 1456 में आज ही के दिन जॉन ऑफ आर्क को उसकी मौत के 25 साल बाद बरी कर दिया गया। जॉन ऑफ आर्क बताया जाता है कि एक रूहानी शख्सियत जो फ्रांस के थे
और 19 साल की उम्र में इनकी मौत हो जाती है। लेकिन मुकदमा इतना तवील चलता रहा कि 25 साल बाद मौत के बाद उनको बरी करने का फैसला एक अदालत की जानिब से सुनाया गया। महाराजा रंजीत सिंह ने 7 जुलाई 1799 में आज ही का दिन था जब लाहौर पर कब्जा किया और 1978 में जजायर सुलेमान ने बरतानिया से आजादी का ऐलान किया। हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें या अहम तरीन वाकयात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में आपके सामने रखी हैं। आज के दिन की बात हो रही है तो आज कुछ और बड़े इंसिडेंट्स या इवेंट्स भी इस साल के देखें या इस दिन के देखें तो तारीख में इनकी भी काफी अहमियत है। और यही वजह है कि सबसे पहले आपके सामने उस ऑपरेशन के मुतालिक बात करेंगे, अपडेट देंगे, सूरत हाल ताजा तरीन क्या है आपके सामने आगाह आपको करेंगे, ब्रीफ किया जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द डे के अलावा भी आज के दिन कुछ बड़े इवेंट्स हैं, बड़े इंसिडेंट्स हैं और उन वाकयात में एक वाकया यह भी है कि साउथ कश्मीर के अंदर इस साल 2024 में पहले 5.5 या 6 महीने के दौरान इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं चला जो इस वक्त चल रहा है और 20 घंटे तकरीबन मुकम्मल होने लगे हैं। सर्च ऑपरेशन, फायरिंग, गोलियों का सिलसिला, गोलियों का तबादला और हलाकतों का सिलसिला भी देखा गया है जनूबी कश्मीर में। इशफाक, बिल्कुल जनूबी कश्मीर की खबर से प्रोग्राम का आगाज करते हैं जहां पर रात देर गए कल ऑपरेशन शुरू हुआ और अभी भी वो ऑपरेशन जारी है। बैक टू बैक 2 एनकाउंटर जनूबी कश्मीर के अंदर देखने को मिले और अब तक जो इतलात सामने आ रही है, जो अस्करी ज़राइयों ने तस्दीक की है कि इन 2 एनकाउंटर्स के अंदर 4 इंतहा पसंद मारे गए हैं और सिक्योरिटी जवान के लोग भी इस गोलाबारी के दौरान मारे गए हैं। इस तरीके की इतलात अभी तक आ रही है। ताहम जिन 2 इलाकों के अंदर फ्रिसल कुलगाम का इलाका है और चन्नीगाम का इलाका है जहां पर ऑपरेशन को ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट शुरू किया गया था, दोनों मकामात पर अभी भी ऑपरेशन जो जारी है। ज्वाइंट टीम जम्मू कश्मीर पुलिस की, आर्मी की, 9 राष्ट्रीय राइफल्स की और सीआरपीएफ की इस वक्त दोनों इलाकों के अंदर जो है वो ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं और अब तक का साल 2024 का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। बड़ी खबर कि जो 4 मिलिटेंट मारे गए हैं उनकी तस्वीरें, ड्रोन से ली गई तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ ऐसे विजुअल्स आपके सामने हैं जो अस्करी ज़राइयों की तरफ से सामने रखे गए हैं। ताहम फिलहाल कुलगाम के जिले के अंदर जो एनकाउंटर चल रहा है उसमें 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है और इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन ये माना जा रहा है जो चल रहा है। और आज सुबह की जब हम बात करें तो अभी भी इन दोनों ऑपरेशंस को कंटिन्यू किया गया है। रात देर गए आईजीपी कश्मीर ने इस इलाके का मुआयना किया, दौरा किया और दौरे के दौरान कुछ अहम तरीन चीज़ें उन्होंने वहां पर मॉनिटर की, कुछ अहम तरीन हिदायत सिक्योरिटी एजेंसीज को दिए और ये साफ किया कि ऑपरेशन जो था ये 100% ऑन साइंटिफिक तरीके से किया गया और जो सोशल नेटवर्किंग का लोगों के साथ जो राब्ता है उसी का ये नतीजा है कि ये बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था। मजीद तफसीलात के लिए उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ऑपरेशन खत्म होगा तो तमाम डिटेल जो है वो आपके सामने रखी जाएंगी। ये ऑपरेशन कब हो रहा है? जब श्री अमरनाथ जी यात्रा भी चल रही है, कोई खलल बिल्कुल उसमें नहीं है, वो अपने तरीके से लगातार चल रही है। लेकिन मिलिटेंटों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त चल रहा है, जनूबी कश्मीर का इलाका कुलगाम, 2 अलग अलग मकामात पर रात देर गए ऑपरेशन को शुरू किया गया जो ऑपरेशन अभी भी जारी है। दिफाई और अस्करी ज़राया ये बता रहे हैं कि कुल मिलाकर 23 लोकल मिलिटेंट एक्टिव है सूबा कश्मीर के अंदर, जिनमें 10 के करीब मिलिटेंट जो थे वो जिला कुलगाम के आसपास के इलाकों के अंदर थे, जिनमें अभी तक 4 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है। आईजीपी कश्मीर जो थे उन्होंने कल इस पूरे इलाके का मुआयना किया और आज भी वो इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस और दीगर जो जिम्मेदारान पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों के हैं वो भी ज्वाइंटली इस ऑपरेशन को इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं। सबसे बड़ा ऑपरेशन ये इस वक्त चल रहा है जहां पर एक इलाके के अंदर सफाई का अभियान है और दूसरे इलाके के अंदर कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 हमारे नुमाइंदे 2 अलग अलग स्पॉट से, फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं और अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन किए। सबसे पहले फिदा हुसैन आपके पास आएंगे, कहां पर आप मौजूद हैं और कल जिस तरीके से आप रिपोर्ट कर रहे थे कि ऑपरेशन चल रहा है, गोलियों का तबादला हुआ है, मिलिटेंटों की मौजूदगी का कंफर्मेशन हुई है, क्योंकि कंफर्मेशन तब हुई थी जब सर्च शुरू किया गया और उस मकाम तक सिक्योरिटी एजेंसियां पहुंची जहां पर फायर किया गया और उसका बाद में जवाब भी दिया गया। तो अभी क्या कुछ ताजा तरीन इत्तला आपके पास? देखिए इशफाक, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो माना जा रहा है, बिल्कुल ये सही है कि जनूबी कश्मीर का जिला कुलगाम और जिला कुलगाम में बैक टू बैक 2 ऑपरेशंस और वो भी दिन के उजाले में ही। और जिस तरह से पहले कुलगाम में और उसके बाद चिनगाम
फिसल में जब दूसरा एनकाउंटर शुरू हुआ, जब हम भी वहां पर पहुंचे तो वहां पे पहले कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन चलाया गया जो बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ। और इस एनकाउंटर में खुद जब रात वक्त के दौरान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने बताया, खुद तस्दीक भी की कि 4 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। अभी तक ऑपरेशन जारी है, यानी कि ऑपरेशन को खत्म नहीं किया गया, अभी भी ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में अभी और कितना मजीद वक्त लगेगा ये कहना अभी कबलस वक्त होगा। लेकिन इशफाक, अगर हम जनूबी कश्मीर के इस जिला कुलगाम की बात करेंगे, अभी तक ये, अगर कल दिन की बात करेंगे, कल दिन में ये दूसरा ऑपरेशन था। और अगर पहले ऑपरेशन की भी बात करेंगे, वहां पर भी उसको भी अभी कंटिन्यू किया गया है। अभी तलाशी कार्रवाई भी जारी है। जहां पर आप मौजूद हैं, हमने देखा था कि रात के वक्त में जो ड्रोन फुटेज भी आई, 4 लाशें उसमें साइट की गई और उसके बाद एक तस्वीर भी आई जो साथ साथ हमने दिखाई और आईजीपी की जानिब से भी तस्दीक की गई। लेकिन उसके बाद चूंकि 12-13 घंटे बीत गए और ऐसा लग रहा है कि शायद इस इलाके के अंदर जो बता रहे हैं ऑपरेशन चल रहे हैं, ये बताइएगा कि इन 4 बॉडीज के हवाले से कोई तस्दीक हो पाई, सैनिटाइज किया गया या एरिया से निकालने की कोई कोशिश हुई, नजदीक फोर्सेस पहुंच पाई, क्या अपडेट है इस वक्त मॉर्निंग का? देखिए, क्योंकि रात का वक्त था और रात के वक्त जहां कहीं पर भी ऑपरेशन होता है उसको स्टैंड बाय किया जाता है, क्योंकि सुबह की पहली किरण जब तक नहीं पड़ती है उसके बाद ही ऑपरेशन को फिर कंटिन्यू किया जाता है। क्योंकि जैसे आपने खुद भी देखा, क्योंकि रात के वक्त इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का दौरा कुलगाम और वहां पर खुद मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी वहां पे जो है तलाशी कार्रवाई जारी है। और अभी आसिफ, जैसे कि आपने भी कल रात को ये दिखाने की कोशिश, जो ड्रोन फुटेज थी, जो हमारे पास जो विजुअल्स थे, वो हमने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन इस ऑपरेशन में अभी और कितना मजीद वक्त लगेगा ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये कंटिन्यू रहेगा या कुछ थोड़ी देर के बाद? ठीक है, फिदा आपके पास दोबारा लौटते हैं, साथ रहिएगा। अब्दुल हमीद के पास भी चलेंगे, मोहतरगाम से हमारे साथ हैं। आपके इलाके में जो दूसरा ऑपरेशन अब्दुल हमीद चल रहा है, क्या अपडेट है लेटेस्ट आपके पास? इस वक्त की अगर हम बात करेंगे, इस वक्त डोजर वहां पे चलाया जा रहा है जहां पे मिलिटेंटों ने पनाह ली थी। उस मकान को साफ किया जा रहा है, उस मलबे को साफ किया जा रहा है, दूसरी जगह ले जाया जा रहा है ताकि जो मिलिटेंट्स अंदर थे उनको बाजियाब करने की कोशिश की जा रही है जी। तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद उनको कामयाबी मिल सकती है। मगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गांव की, मोटरगांव गांव में इस वक्त भी फौज का गश्त जारी है और रात भर इसको अगर रोक दिया गया ऑपरेशन को, मगर सुबह सवेरे सूरज की किरणें पड़ते ही इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया और डोजर लाए गए। तो हमीद ये बताइएगा, जिस मकान के अंदर यह मार्का आराई हुई, जिससे गिराया गया क्योंकि झड़प वहां पर हुई थी, तो अभी तक उस इलाके से या उस मकाम से कोई लाश बरामद हुई मिलिटेंट की? अभी तक नहीं, अभी उनकी तलाश जारी है। अभी तक कोई भी लाश उनको बरामद वहां से नहीं हुई है, जिसकी तलाश पूरी तरह से जारी है। 4 डोजर, मैंने बताया कि 4 डोजर लगा दिए गए हैं ताकि जो अंदर मिलिटेंट जिन्होंने पनाह ली थी उनको बाजियाब किया जाए। मगर अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ आर्मी को। जहाँ पे ये 24 घंटे होने में कुछ ही देर बाकी है, तवील मोर्चा आराई के बाद सुबह की किरणें पड़ती, इसलिए इस कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया। मगर अभी तक पूरी तरह से आर्मी को कोई जो खारजी और दाखिली रास्ते थे इलाके के जहां पर आप खड़े हैं, क्या उनको खोल दिया गया है या अभी भी सील है? नहीं, पूरी तरह से सील है। किसी भी गाड़ी को अंदर जाने की या आने की इजाजत नहीं है। जहाँ पे लोग भी इस वक्त घरों में ही बैठे हुए हैं, जहाँ पे दुकानें हैं वो भी पूरी तरह से बंद है और पूरा यहाँ पे आर्मी की गाड़ियां यहाँ पे खड़ी है और आर्मी पर्सनल जो है गांव का गश्त कर रहे हैं और सड़कों पे बैठे हुए हैं। जहाँ पे भी कोई भी खारजी या दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे कुश्ती नाके बिठाए गए हैं ताकि वहां से पूरी तरह से हर एक की जांच की जाए। और जो मिलिटेंट्स यहाँ से हो सकता है वो भाग भी गए हो, मगर अभी तक पूरी तरह से ये खबर सामने नहीं आई है कि अंदर क्या हो रहा है। उस तरह से इस पे किसी भी ऑप्शन अभी लापरवाही नहीं की। अब्दुल हमीद, ये जो 3 घर आप बता रहे थे कि 3 में से 2 को नुकसान भी पहुंचा, चूंकि दोनों तरफ से फायरिंग काफी ज्यादा हो रही थी, इसका मतलब यह है कि 3 घरों में मकामी लोग भी होंगे, रिहायशी। तो ये जो पहला प्रोसेस रहता है कि शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, तमाम मकामी लोगों को जहां ऑपरेशन हुआ वहां से बहिफाजत पहले ही निकाल लिया गया था, या जिस घर का आप कह रहे हैं कि 3 में से 1 अभी बचा है वहां अभी भी कोई मौजूद है, मतलब जो घर के लोग थे वो अभी मौजूद है वहां पर?
पहले ही निकाल दिया गया। जो लोग वहां पे थे, सिविलियन थे, उनको पहले ही निकाल दिया गया। हिफाजत बाहिफाजत उनको दूसरी जगह पे मुंतकिल किया गया। और जो 3 मकान वहां पे है, 2 तो पहले ही जमीन बोस कर दिया गया, तीसरा एक मकान अभी खड़ा था। मगर अभी इस वक्त जो है मलबा हटाने का काम जारी है। अभी पूरी तरह से वाजे नहीं हुआ कि मिलिटेंट्स की लाशें अभी उन्हें बरामद हुई या नहीं हुई है। जी फिदा, आपके दाएं बाएं हमने देखा वसी मुआसरा लगा हुआ था और ये आईजीपी रात को कह रहे थे कि शायद कुछ और लोग भी हो सकते हैं। इसका मतलब शक्को शुबहात या शायद सिक्योरिटी इदारों के पास जो इनपुट्स थी वो 4 से भी ज्यादा हो सकती हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं कि सख्ती बरती जा रही है दाएं बाएं ऑपरेशन के पेश नजर, ये बहुत जल्द कम होगी या अभी कंटिन्यू होते हुए फिलहाल हम देखेंगे अभी कुछ घंटों के लिए? देखिए आसिफ, 2-3 चीजें होती है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये रहती है उनके लिए कि जो आम लोग हैं उनको पहले हिफाजत से बाहर निकाला जाए। उसके बाद जहां पर भी ये पनाह लेते, जहां पर भी ये छुपे होते हैं मिलिटेंट्स, तो वहां पर उस घर को या उस जगह को या उस हाइट को वो निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कल रात को भी हमने गोलियों की आवाज जो है वो वहां पर सुनाई दे रही थी, जिसके फौरन बाद अगर हम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के उसी बयान पे नजर डालेंगे, जिस बयान पे उन्होंने कहा कि 4 मिलिटेंट जो है वो मारे गए। अभी तक ऑपरेशन कंटिन्यू है, यानी कि ऑपरेशन को खत्म नहीं किया गया, ऑपरेशन जारी है। और इस ऑपरेशन में अभी कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर जिला कुलगाम की बात करेंगे, जिला कुलगाम में ऑपरेशन में कितना मजीद वक्त लगेगा ये कबल वक्त होगा। फिदा, एक एरिया से 4 लाशें मिलिटेंटों की मिली हैं, दूसरी एरिया में कौमी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है, तो वहां से भी मिलिटेंटों की लाशें मिलेंगी। तो मिलिटेंटों की लाशों की तादाद बढ़ेगी और ये 4 से तजावुज होगी, क्योंकि इतलात जो थी कि 2 अलग अलग एनकाउंटर हुए हैं, दोनों में तस्दीक हुई, एनकाउंटर हुए, दोनों जगह पर मिलिटेंटों की मौजूदगी थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा ऑपरेशन चला है। डैट मीन्स कि एट द एंड ऑफ द डे जब ये क्लीन होगा ऑपरेशन, ये 4 से बढ़कर ऊपर जाएगा, 7-8 तक भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके की इतलात अभी तक आ रही है मिलिटेंटों के मारे जाने की। इशफाक की सही सवाल पूछा आपने कि अगर ये ऑपरेशन जो है, अगर इसमें मिलिटेंट मारे गए हैं, जो मलबा उठाने का काम जो है अभी जारी है, हालांकि उसके बाद ही पता चलेगा कि वहां से कितनी लाशें जो है वो बरामद करने का दावा पुलिस करेगी या सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि उसके बाद ही आंकड़ा तो बढ़ेगा। ये तो 4 से ज्यादा भी हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद ही तस्वीरें साफ हो जाएगी जब वहां से ऑपरेशन को खत्म करने का ऐलान किया जाएगा। हाँ, ऑपरेशन खत्म किया गया है। फिदा हुसैन और अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दोनों ऑपरेशन जारी हैं। सबसे बड़ा ऑपरेशन इस साल का है, 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक फौज की तरफ से कर दी गई है। और ये आज सुबह की तस्वीरें हैं मुख्तलिफ इलाकों की, जहां पर सर्च और कॉर्डन अभी भी जारी है। लेकिन अभी तक जो इतलात है वो 4 मिलिटेंट है, लेकिन अगर दोनों ऑपरेशंस को आप देखें तो ये तादाद बढ़ेगी, क्योंकि थोड़ी देर में और जब डिटेल्स दूसरे इलाके से भी आएंगी कि वहां से कितने मिलिटेंटों की लाशें मिली, तो डैट मीन्स ये ऊपर तक जाएगा। और हमारा जो टेंटेटिव फिगर है वो 7 से 8 को ये टच करता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा। और इस तरीके से ये सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। फिर इसमें देखना होगा कि लोकल कितने हैं, फॉरनर्स कितने हैं, तो पुलिस का इसमें हमें इंतजार रहेगा कि क्या कुछ डिटेल्स वहां से सामने आएंगी। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और तलाशी कार्रवाई की भी करते हैं, क्योंकि ये सरहदी इलाके से इस वक्त खबर आ रही है और बात इस वक्त सामने आ रही है रजौरी से, जहां पर फायरिंग का एक वाकया हुआ है और फायरिंग के वाकये के फौरन बाद सिक्योरिटी का जवान भी इसमें जख्मी हुआ है। तो हम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक बड़े पैमाने पर कॉर्डन वहां पर भी कर दिया गया है। मंजाकोट राजौरी से खबर के फोर्सेस की जानिब से तलाशी कार्रवाई इस वक्त जारी है और यह कार्रवाई उस वक्त जब यहां पर इतलात के मुताबिक और जो अभी तक जराए कंफर्म कर रहे हैं कि मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत भी देखी गई और गोली चलने से एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है, जो जराए बताते हैं। अब ये गोली क्या कोई हमला था, एक्सीडेंटल फायर था, या खुद किसी ने इस तरीके से फायर ओपन किया, एहतियाती कोई गोली चलाई गई है, इसकी कंफर्मेशन अभी होना बाकी है। लेकिन एक जवान की जख्मी होने की मुख्तलिफ जो मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने सुबह ही बता रही है। और ये वो इलाका है मंजाकोट में जहां पर आप सब जानते हैं कि फौज का एक बड़ा कैंप है और लाइन ऑफ कंट्रोल भी राजौरी इस बेल्ट से कोई ज्यादा दूर नहीं है, तो इस हिसाब से भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सेंसिटिव एरिया है। दूसरा आप देखेंगे तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करने वाला इंपॉर्टेंट रास्ता, यानी जो यहां से हाईवे गुजरती है पुंछ राजौरी को कनेक्ट करने वाला के अलावा स्ट्रेटेजिक एतबार से अहमियत की हामिल ये सड़क, जिसके ऊपर ये वाक़ा पेश आया। अभी तक की जानकारी के मुताबिक एक फौजी जवान जख्मी हुआ है, जो हमारी जानकारी है कि मंजाकोट कैंप है। इनिशियल डिटेल्स बता रही थी कि मिलिटेंट अटैक है, लेकिन ना ही फौज ने ना पुलिस ने इस बात की तस्दीक की, मगर ये इंसिडेंट जरूर हुआ है कि गोली लगने से एक एहलकार जख्मी हुआ है। फौरी तौर उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके के अंदर
अगर कोई हमला है तो हमलावरों की तलाश के लिए, अगर हादसाती गोली चली है तब भी वजूहात का पता लगाने के लिए, और एहतियाती तौर पर चूंकि सर्च ऑपरेशन हाईवे के आसपास जारी रहते हैं, रोड ओपनिंग पार्टी भी सुबह सुबह काफी एक्टिव नजर आती है, इन सारे मामलात को मद्देनजर रखते हुए इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। दूसरा, एरिया के आसपास जंगलात भी हैं, तो उन चीजों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। जमशीद मलिक के पास चलेंगे, राजौरी से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं। जमशीद, इंसिडेंट के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? आसिफ, बिल्कुल जम्मू पूंछ हाईवे मंजाकोट के नजदीक एक गांव पड़ता है गुलुती, जहां से एक खबर सामने आई थी पहले कि एक एक्सीडेंटल फायर हुआ है, मगर बाद में जराये ने इसमें क्लियर किया, फौजी जराये की तरफ से अब खबर सामने आ रही है कि मिलिटेंटों की तरफ से एक चौकी पर हमला किया गया जिसमें कुछ फायरिंग की गई और उसके बाद शिद्दत की फायरिंग की आवाजें इस पूरे इलाके से सुनाई दी गई हैं। और उसके बाद आज सुबह से यहाँ सर्च ऑपरेशन का बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाके हैं जो मंजाकोट के गुलुती के इलाके हैं, और इस इलाके से इस तरह की खबर आना जिसके बाद लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन देखने को मिला। हालांकि इन पीर पंचाल की पहाड़ियों के अंदर से इस तरह की खबरें पिछले कुछ अरसा से लगातार देखने को मिल रही, जहां मुश्तबा अफराद के नकल व हरकत के बाद सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं या मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें सामने आती है, मगर पहले इसमें यह खबर सामने आ रही थी कि एक हादसाती फायर हुआ है जिसमें एक फौजी जवान जख्मी हुआ, मगर आज जो खबर फौजी जराये से निकलकर सामने आ रही है कि मिलिटेंटों की तरफ से एक चौकी पर फायरिंग की गई है जिसमें एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ और उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला इस इलाके में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये इलाका बहुत, जहां तक हम बात करें, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का इलाका है और उसके बीच से जम्मू पूंछ हाईवे भी गुजरती है, जहां पे ये इंसिडेंट की खबर सामने आ रही है गुलुती इलाका, और उसके बाद सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये बताइएगा, जब हम इस मंजाकोट एरिया की बात कर रहे हैं जहां पर आप कह रहे हैं कि ये बड़ा ऑपरेशन अभी शुरू किया गया है, तो अक्सर हमने देखा कि जितने भी कैंप्स हैं उनके आसपास जो है वो सीसीटीवी कैमरास भी होते हैं, तो क्या उनको खंगालने की कोशिश की गई कि क्या वाकईतन मिलिटेंटों का फायर हुआ या मुश्तबे अफराद थे, क्या कुछ था? क्या अभी तक कोई डिटेल सामने आई इस हवाले से? गौर, बिल्कुल जहां तक राजौरी पूंछ हाईवे की अगर हम बात करें, इसके अंदर जितनी भी फौजी चौकियां हैं या फौजी कैंप्स हैं उनके तमाम इलाकों में सीसीटीवी कैमरे जरूर देखने को मिले, चाहे पुलिस स्टेशनों की बात करें इन इलाकों में वो भी देखने को मिलते हैं। मगर ये पहाड़ी इलाका है क्योंकि इसके दोनों तरफ, दाएं बाएं दोनों तरफ अगर देखें तो पहाड़ी इलाका है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और उन इलाकों से अगर ये फायरिंग की गई है तो फिर मुश्किल होगा देखना। अगर सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है, अगर नजदीक से फायरिंग की गई हुई तो फिर उसमें जरूर कुछ ना कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। मगर जिस तरह मैं बता रहा हूं कि इसके एक तरफ पूरी तरह बॉर्डर नजर है, बॉर्डर है, पाकिस्तानी सरहद है, और दूसरी तरफ भी पहाड़ी इलाका है। दोनों इलाके पहाड़ी और बीच में कुछ जंगल का इलाका भी पड़ता है, जिसके चलते अभी तक फौज की तरफ से, जिस तरह मैं बता रहा हूं कि कोई भी इस तरह का बयान सामने नहीं आया, मगर फौजी जराये ने जरूर ये साफ कर दिया है कि फौज पर जो फायर हुई है ये मिलिटेंटों की तरफ से की गई थी, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दो तरह की है, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद। दो तरह की चौकियां दाएं बाएं आपको नजर आती है, और बड़ी खबर इस वक्त अपडेट फिर से जरा ब्रेकिंग चला दीजिएगा। राजौरी जिले में मंजाकोट इलाका है और दिफाई जराये के मुताबिक ये मिलिटेंट हमला है, फायर ओपन हुआ है और जवाबी कार्रवाई भी की गई है, लेकिन एक फौजी एहलकार के अभी तक की जराये से मौसूल होने वाली इतलात जिसकी तस्दीक हमारे नुमाइंदे भी कर रहे थे, एक एहलकार जख्मी हुआ है। इलाके में वसी मुहासरा है, तलाशी कार्रवाई चल रही है। दो तरह की चीजें जो हम बार बार बता रहे हैं, इस इलाके में काफी अहमियत के हामिल है। सेंसिटिव एरिया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, एलओसी कोई ज्यादा दूर नहीं है, और दूसरा दो ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करने वाली रोड है और कुछ गाड़ियां जम्मू से वाया मुगल रोड होकर कश्मीर जाती हैं, तो वो चीजें भी ख्याल में रखी जा रही हैं। ट्रैफिक के लिए वाहिद रास्ता है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, पुलिस की चौकी भी कोई ज्यादा दूर नहीं है और एलओसी भी है, जंगलात हैं, तो बहुत सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए इस ऑपरेशन को बड़ा माना जा रहा है। लेकिन अभी तक फोर्सेस के हाथ हमारे जराये के मुताबिक कुछ लगा नहीं है। इनिशियल फायर ओपन होने के बाद सर्च जारी है कि अब ऑफिशियल जो पीआरओ की तरफ से बयान भी सामने आया और पुलिस की तरफ से बयान भी सामने आएगा, वो भी अभी थोड़ी देर में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जराया से हमारे पास अस्करी जराया क्या कुछ बता रहे थे, वो खबर डिटेल हमने आपके सामने। बढ़ते हैं जी आगे फटाफट से जनाब, एक और खबर से आपको बाखबर कर दें, चूँकि मुहर्रम अल हराम की आमद है और कुछ इलाकों के अंदर मुहर्रम का चांद देखा गया है, नए साल का आगाज़ हो गया है। कुछ इलाकों के अंदर कल होगा, जिनमें भारत भी शामिल है। लेकिन सऊदी अरब से हम आपको खबर बताते चले कि रिवायत को बरकरार रखा गया है और रिवायत को बरकरार रखते हुए एक बार फिर खाने काबा की गिलाफ को आज सुबह तब्दील कर दिया गया है। मस्जिद अल हराम में गिलाफ काबा की तब्दीली के दौरान रूह परवर मंजर देखने को मिले हैं और ये हर साल
यकुम तारीख को किया जाता है और फिर रमज़ान में दूसरी बार किया जाता है। साल में 2 बार ये होता है और इस सिलसिले में किस्वा जहाँ पर इस फैक्ट्री को बनाया जाता है वहाँ पर इंतहाई एहतराम के साथ इस गिलाफ काबा को लाया गया, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर आज इसे लगाया गया। सरकारी तौर पर यह तमाम बंदोबस्त वहाँ पर किया जा रहा है और ज़ायरीन की और हाजी साहिबान की एक अच्छी खासी तादाद आज नमाज फजर के फ़ौरन बाद वहाँ पर मौजूद थी, जिस दौरान किस्वा को तब्दील किया गया, गिलाफ काबा को तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, ये रूह परवर जो मनाजिर हैं गिलाफ काबा, चूँकि यकुम मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी बरोज़ एतवार तब्दील हो चुका है तस्दीक सऊदी हुकूमत की जानिब से। और इन तस्वीरों के ज़रिए भी आपको बता रहे हैं कि हर साल जो एक अमल रहता है हज बैतुल्लाह की, जो जैसे ही पूरा अमल मुकम्मल होता है तो उसके बाद एक काम अंजाम दिया जाता है और तफसीलात के मुताबिक गिलाफ काबा की तब्दीली का काम कुल मिलाकर 159 तकनीकी माहिरीन और जो कारीगर हैं उनके ज़रिए अंजाम दिया जाता है और ये सिलसिला आज भी जारी रहा। जिन सुनहरे जो कड़े हैं उनसे ये गिलाफ काबा बांधा जाता है और इससे हटाकर इसकी जगह नई गिलाफ को मुकम्मल तौर पर जो काबा शरीफ पर लगाने का अमल 3 से 4 घंटे तक चलता है वो जारी रहा। और किंग अब्दुल अजीज किस्वा कॉम्प्लेक्स में खाना काबा की गिलाफ की तैयारी में तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद काम करते हैं और इस बार भी इसी तरीके से ये काम चलता रहा। तमाम अफराद गिलाफ की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल में हिस्सा लेते रहे और दुनिया की सबसे बड़ी सिलाई मशीन जो इतलात के मुताबिक यहाँ मौजूद है 16 मीटर तवील है और ये कंप्यूटर सिस्टम पर चलती है और इस्तेमाल होती है, जिसके जरिए गिलाफ काबा का जो पूरा काम है वो अंजाम दिया जाता है। इसमें कई हफ्ते कई महीने लग जाते हैं इस अमल को मुकम्मल करने के लिए और ये सबसे पहले जो ये अमल जो है उसमें 159 कुल मिलाकर तकनीकी माहिरीन हैं जिसमें कारीगर भी शामिल हैं जिन्होंने ये काम अंजाम दिया है। तकरीबन $160 मिलियन इसकी लागत का तखमीना सऊदी हुकूमत की तरफ से बताया गया है और तकरीबन इसका वजन 200 किलोग्राम बताया गया है, जो आज ये नया किस्वा तब्दील किया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह किस तरीके से गिलाफ काबा को तब्दील किया गया और सरकारी हुक्मनामे के तहत सरकार जो खुदाम वहाँ पर मौजूद थे उनकी निगरानी में सारा काम किया गया है। ये तो थी सऊदी अरब से बात, लेकिन जरा आपको लाल चौक भी लिए चलते हैं जहां रात देर गए मुहर्रम की तैयारियों में नौजवान जुड़े हुए थे और मुख्तलिफ अंजुमनों और इदारों से जुड़े हुए नौजवान सियाह बैनर लगाने में मसरूफ थे। जी आसर बिल्कुल, लाल चौक श्रीनगर की तस्वीरें आपके सामने, चूँकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी पूरे मुल्क के साथ साथ कल से बल्कि आज रात से ही तकरीबात का सिलसिला शुरू हो जाएगा और यकुम मुहर्रमुल हराम कल से शुरू हो रहा है। पीर को इस्लामी साल के इस नए कैलेंडर के मुताबिक पहला दिन होगा, तो ये तकरीबात कल पूरे दिन मुख्तलिफ अजला के अंदर देखी गई। परचम कुशाई हुई, सियाह परचम जो कि हर बार एक तकरीब का हिस्सा होता है और इब्तदाई लम्हात में इस तरह का काम अंजाम दिया जाता है। कल भी मुख्तलिफ जो शिया तंजीमें थी उनकी जानिब से इस तरह की तकारीब अलग अलग अजला के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर या तहसील के अंदर या कस्बों के अंदर हमने इस तरह की तकरीबात का अहतमाम देखा। और घंटाघर लाल चौक श्रीनगर के अंदर जहाँ पर ये जो तवील तरीन परचम था वो लहराया गया, परचम कुशाई हुई और इस तरीके से न सिर्फ श्रीनगर के अंदर बल्कि दीगर अजला के अंदर भी तैयारियां की गई और शोहदा करबला को खराजे तहसीन ज़बरदस्त अल्फाज में पेश किया गया। वादी कश्मीर में जो कल दिन भर की सबसे बड़ी तकरीबात हैं उनमें से एक ये जो तकरीबन 9 से 11 बजे के दरमियान भी तकरीबात जारी रहीं और आज रात से आप देखेंगे कि शब खानी, मजहबी तकरीबात या फिर जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मजालिस का एहतमाम इमाम बारगाहों में होगा उसकी शुरुआत भी एक तरह से हो गई है। तमाम तैयारियां इंतजामी सतह पर जो मसाजिद की कमेटियां हैं, इमाम बारगाहें हैं, वहां पर मुंतज़मीन ने कर लिए हैं और इस सिलसिले में पहला दिन परचम कुशाई का गुजरा है। तस्वीर लाल चौक घंटाघर श्रीनगर से जहां पर मुख्तसर दुआया मजलिस भी हुई है और मजीद उलमा इकराम की जानिब से क्या कुछ कहा गया। लाल चौक श्रीनगर से रात देर गई की तस्वीर और इनकी बात भी आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये मुहर्रम का आगाज़ हो रहा है और आप जो ये परचम नुमाई देख रहे हैं, ये परचम न सिर्फ मुहर्रम की निशानी है, न सिर्फ अहले तशय्युअ की निशानी है, बल्कि ये जुल्म के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा हमारा जो है निशानी है और इमाद है। और इस परचम के बुलंद होने से तमाम मज़लूमों की आस बढ़ जाती है और तमाम ज़ालिमों के ऐवानों को
ललकारने का नाम है। ये परचम बुलंद करने का नाम न सिर्फ हमारे अंदर ये जज्बा कि मुहर्रम आ रहा है और मुहर्रम में मातमदारी, हाँ ये भी एक बेहतरीन एक ज़रिया है लोगों को एक पैगाम देने का, लेकिन दरअसल ये उस आशुरा की रहनुमाई हमें कर रहा है जिसमें हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब औलाद अंसार की जान फिशानी करके दीन को जिंदा किया। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ता क़यामत तक बाकी रखा। और सबसे इस वक्त अगर हम देखेंगे ये परचम नुमाई जो हमारे जवान कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर आए हुए हमारे दोस्तान, हमारे बुज़ुर्गान न सिर्फ एक मिल्लत के बल्कि जिनके अंदर एक ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, वो हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ रहेंगे और मज़लूम। जनाब, आप रातगीर की तस्वीरें लाल चौक श्रीनगर से देख रहे थे, जहां पर तकरीबात हो रही थी, परचम कुशाइयाँ हो रही थी, बैनर्स को अवेज़ा किया जा रहा था और ज़बरदस्त निगरानी में ये सारा काम हुआ है। रात देर गए तक शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर ये सियाह परचम नस्ब किए गए हैं। वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ज़रा बात सियासत की करेंगे क्योंकि आज का दिन जम्मू के अंदर इंतहाई अहम रहेगा। कल भी था बड़ा अहम क्योंकि सुर्खियाँ और ख़बरें लगातार आ रही थी। आज क्या कुछ होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अंदर काम क्यों नहीं हो रहा है, असल वजह क्या, उस पर गुफ्तगू करेंगे। रांची ट्रॉफी के हवाले से भी आपको इत्तला देंगे और फिर आपको बताएंगे कि महकमा तालीम ने कार्रवाई की है बड़े अफसरों के खिलाफ। से लेकर प्रोग्राम में दोबारा आपका इस्तकबाल। 9:09 हुए हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। जरा बात सियासत की करते हैं क्योंकि बीजेपी की तरफ से मिशन जम्मू कश्मीर शुरू किया गया है और मिशन जम्मू कश्मीर के तहत कल पूरे दिन मीटिंगों का सिलसिला रात देर गए तक जारी रहा, जहां कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एग्जीक्यूटिव और स्टेट ऑफिस बेयरर्स का इजलास हुआ, जिसमें कल बीजेपी के सदर जेपी नड्डा मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे मिश्रीवाला के अंदर, जिस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले तो किए ही, लेकिन असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी काडर को गियर अप होने के लिए कह दिया है। इस बीच रात देर गए एक और अहम तरीन इजलास कोर कमेटी का जेपी नड्डा की सरबराही में हुआ, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जय किशन रेड्डी, गुलाम अली खटाना, पार्टी के सीनियर लीडर्स मौजूद रहे और हिकमत अमली को तरतीब देने की कोशिश की गई। इस बीच आज बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर के बाद जेपी नड्डा रघुनाथ मंदिर आएंगे, जहां पर खुसूसी पूजा पाठ होगी और उसके फौरन बाद वो वापस बीजेपी हेडक्वार्टर चले जाएंगे, जहां पर अहम तरीन इजलास यानी रात देर के जो एक खुसूसी इजलास तलब किया गया था उसको और एक्सटेंड किया जाएगा। मजीद आज बातचीत होगी और खबर यह है कि उसके बाद वो सांबा जाएंगे, जहां पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जम्मू तामीर हो चुका है, उसे वजीर आजम साहब ने वक्त कर दिया है। उसकी सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने कमर कस ली है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी भी अब की बार मिशन जम्मू कश्मीर को लेकर 55 पार का नारा देने वाली है और जो मंशूर कमेटी और दीगर कमेटियों को भी तश्कील देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी किशन रेड्डी के मुताबिक सूरत हाल काबू में है, अमन में है और अमन और कानून के बीच अब अवामी मुंतखबा हुकूमत भी बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकती है। अपने नुमाइंदा अनिल के पास सबसे पहले चलेंगे, जो इस वक्त मौजूद है रघुनाथ मंदिर के पास, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दर्शन हो चुके हैं या थोड़ी देर में होंगे और अंदर की खबर क्या कुछ है। अनिल, जरा अपडेट करें कि क्या कुछ डिटेल्स हैं जेपी नड्डा की, जो रात देर गए तक कल सर्किट हाउस में मीटिंग हुई, कितने बजे के करीब वो क्लोज हुई और क्या कुछ उस मीटिंग से बाहर आया, और आज जो जेपी नड्डा साहब दोबारा पार्टी हेडक्वार्टर जाएंगे तो क्या क्लोज मीटिंग है, यानी सिर्फ 8-9 लोगों से मीटिंग है, या आज स्टेट एग्जीक्यूटिव का इजलास दोबारा होगा?
देखिए, विस्तार पूर्वक आपको बता दूं कि सबसे पहले जो देर रात गए जो है कोर कमेटी की जो बैठक हुई है, जिसमें 10 से 12 तमाम दिग्गज चेहरे उसके अंदर मौजूद थे, चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, गुलाम अली खटाना हो, जुगल किशोर हो, जी किशन रेड्डी हो, डॉक्टर निर्मल सिंह हो, कविंदर गुप्ता हो, अशोक कोल हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना हो, वो इस बैठक में मौजूद थे। और पार्टी कैडर की बात करते हैं तो उस स्ट्रक्चर को लेकर भी चर्चा हुई है, खासकर जम्मू कश्मीर का जो कैडर का स्ट्रक्चर है, जिसे लगातार काफी समय से जो है इस समय जो चल रहा है उस पर भी मंथन जो है वो चिंतन हुआ है। और इसी के साथ साथ आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उनके रोड मैप को और बारीकी के साथ देर रात गए जो है वो सींचा गया है। और इस वक्त मैं रघुनाथ मंदिर में हूँ। रघुनाथ मंदिर की बात करता हूँ, प्राचीन मंदिर है और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर आएंगे, मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और शीश निभाकर जो है देश की सुख समृद्धि की जो है वो मनोकामनाएं मांगकर सीधा पार्टी हेडक्वार्टर वहां पर पहुंचेंगे। और एक बार फिर से अगर हम बात करें कोर कमेटी की जो मीट है वो एक बार फिर से जो है उसकी शुरुआत होगी, उसमें तमाम दिगर बड़े चेहरे जो है वो नजर आएंगे, चाहे वो तरुण चुग है, आशीष सूद है। ये बताइएगा, जब हम आज के दिन की बात करते हैं, आप कहेंगे थोड़ी देर में वो वहां पर आएंगे, तो क्या मंदिर के अंदर या आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, नंबर 1, और नंबर 2 क्या बीजेपी के लीडर्स यहां पर मौजूद हैं मंदिर के अंदर? निश्चित तौर पर मैं आपको दिखा दूं कि ये सिक्योरिटी की तस्वीरें हैं, आगे लिए चलूंगा, आगे भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि तैयारियां पूरी मुकम्मल हो गई हैं। उनके वेलकम को लेकर जो है ये पार्टी कैडर के लोग आपको जो है स्वागत के लिए नजर आएंगे। और इस वक्त लगातार ग्राउंड जीरो से हम रघुनाथ मंदिर से एक्सक्लूसिव विजुअल जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मंदिर के अंदर मौजूद है। सुरक्षा की व्यवस्था के हवाले से भी हम आपको दिखाएंगे कि सुरक्षाकर्मी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है और पार्टी कैडर के लोग भी आप देख सकते हैं, प्रिया सेठी यहाँ पर मौजूद है और दिगर चेहरे यहाँ पर मौजूद है इंतजार में। मैं कोशिश करूंगा कि प्रिया सेठी से बात कर पाए कि वो कितना उत्साहित है, क्योंकि हमने देखा कि स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीट भी हुई है। प्रिया जी, किस तरह से देखते हैं, कल स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट हुई, देर रात गए जो है कोर कमेटी की बैठक हुई और अब जेपी नड्डा जी जो है मंदिर में आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद पार्टी हेडक्वार्टर जाएंगे। कैसे देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 सालों का कार्यकाल हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा है। खासकर जम्मू कश्मीर के लिए 370 का एब्रोगेट होना कहीं ना कहीं एक सुख संदेश जो है यहाँ पर इस धरती पर रखा है। आर्म फोर्सेस को बल मिला है, पाकिस्तान के हौसले प्रस्त हुए हैं। तो ये संदेश है माननीय हमारे जो जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय हमारे जो नेशनल हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका जम्मू कश्मीर में इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शंस, पार्लियामेंट के इलेक्शंस के बाद इमीडिएटली आना ये संकेत है कि आने वाले समय के अंदर चुनावों की स्थिति जो है, जिस तरह से चुनाव होने हैं और जिस तरह से मुझे लगता है 4 फेज़ों के चुनाव हैं, असेंबली के हैं, आपके पंच सरपंचों के हैं, आपके डीडीसी के हैं, तो ये अलग अलग तरीकों से जो चुनाव है उसमें गतिविधियां बढ़ेंगी, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ेगा और कार्यकर्ताओं में एक दोबारा से ऊर्जा का संचार होगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता में बूथ स्तर के ऊपर जो है ये होता है। आने वाले समय के अंदर माननीय अध्यक्ष जी का जो प्रवास रहा है, माननीय अध्यक्ष का जो हम लोगों को उद्बोधन रहा है, जो लोगों का सुझाव रहे हैं, किस तरह से हमें इसको कैरी फॉरवर्ड करना और किस तरह से सरकार के अंदर अपना भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बने, इस तरह की व्यवस्था जो है करने की तैयारी है। बातचीत तो आपने देखा कि प्रिया सेठी का यह साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो इस बार विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। आप चीज और भी बताइएगा, इससे पहले आप बाकी तस्वीरें बताएं, ये भी बताइएगा मुलाकातों का भी एक दौर चला है 2 दिन, आज क्या किसी को मुलाकात की इजाजत भी जेपी नड्डा से, क्योंकि ये वो एरिया है जो सबसे बिजीएस्ट एरिया में से एक है जम्मू के अंदर, कुछ कारोबारी भी हैं, कुछ नाराजगियां भी मकामी काडर से रही, तो हो सकता है कि किसी को मुलाकात का मौका दिया जाए। इस तरह का कोई अपडेट है, कोई डेलीगेशन, कोई दल या जो स्थानीय यहां पर काम करने वाले लोग हैं, सबसे पुरानी मार्केट में से एक जम्मू की है और जम्मू की पहचान भी इस मार्केट के साथ जुड़ी है, तो मिलने का भी किसी को मौका दिया जाएगा, कोई ऐसा प्लान? अभी तक इसको लेकर कोई भी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है और संभावनाएं जो है वो जरूर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कारोबारियों की बात करते हैं जिसमें तमाम दीगर बड़े चेहरे हैं, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं। हालांकि कल देर रात गए कोई बड़ा चेहरा देर रात गए वहां पर देखने को नहीं मिला सेफ गेस्ट हाउस में। हालांकि हो सकता है कि तमाम वो दीगर चेहरे इस मंदिर के अंदर आपको जरूर नजर आएंगे और
यहीं पे मुलाकात ठीक है की जी अनिल, संभावना आप जो है वो बने बनती हुई रहेंगे वहां पर, आपका अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन जरा सांबा भी चलते हैं तो वहां पर तैयारियां किस तरीके की है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि अपडेट करें जी, क्या कुछ तैयारियां सांबा के अंदर है, कितने बजे तक एक्सपेक्ट है कि जेपी नड्डा साहब वहां पर पहुंचेंगे, और क्या आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी की बात करें तो वो यहाँ लगभग 1:30 बजे के आसपास एम्स विजयपुर में पहुंचेंगे और यहाँ की फंक्शनिंग का वो पूरा जायजा लेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमें जानकारी मिल पा रही है यहाँ के डायरेक्टर शक्ति गुप्ता जी के माध्यम से, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जैसे ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद आज ओपीडी का वो इनॉग्रेशन कर सकते हैं उनकी मौजूदगी में, लेकिन ओपीडी का आज इनॉग्रेशन नहीं होगा। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि आज जिस तरह से वो फंक्शनिंग का जायजा लेंगे तो कुछ ही दिनों में जो है ओपीडी का जो यहां पर इनॉग्रेशन है वो किया जाएगा। लेकिन आज 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का ये जो पूरा कार्यक्रम है जेपी नड्डा जी का एम्स विजयपुर में, उसी को लेकर एम्स प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं और उसी के चलते जानकारी ये भी मिल रही है कि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ग्राउंड पर पहुंचकर तमाम तस्वीरें जो वो प्रोग्राम की आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एम्स जाने का कार्यक्रम है कि यहाँ जी एम्स जाने का कार्यक्रम है स्वास्थ्य मंत्री का। बिल्कुल, जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम 1:30 बजे जो है ये तय किया गया है। 1:30 बजे से लेकर वो 3:30 बजे तक जो है वो एम्स में रहेंगे। वहां के स्टाफ से वो मुलाकात करेंगे, वहां की मैनेजमेंट से मुलाकात करेंगे और इसके ऊपर एक रोड मैप तैयार करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से एम्स में जिस तरह से कार्य शुरू होना है। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करते रहिएगा पूरे दिन, हम आपको दोबारा भी लौटेंगे। अनिल आपके पास भी, ऋषि आपके पास भी। फिलहाल बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा जम्मू के अंदर मौजूद है। थोड़ी देर में रघुनाथ मंदिर आएंगे, जिसके बाद पार्टी हेडक्वार्टर मीटिंग होगी। उसके फौरन बाद वो एम्स सांबा भी जाएंगे, जहां पर सूरत हाल का वो जायजा लेंगे। वापसी शायद आज शाम तक उनकी मुतवक्का है। इस बीच खबर ये है कि कुछ अहम शख्सियात को मदऊ किया गया है जेपी नड्डा से मुलाकात, और ये आखिरी मुलाकात रात के वक्त की है। तकरीबन 11:30 के आसपास ये मीटिंग खत्म हुई है और यही वो कार्डर है जो जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होंगे या नहीं। बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज, इन लीडरान के चेहरे बहुत हद तक चीजें बता देती हैं कि क्या होने वाला है। और आज का दौरा, उसमें एक जो पूजा पाठ थोड़ी देर में होगी वहां जाएंगे और उसके बाद सांबा के अंदर जो ऋषि बता रहे थे सूरत हाल इस वक्त क्या है मुकम्मल तौर पर आपके सामने हमने सुबह की रख दी है। जेपी नड्डा अभी 5 से 6 घंटे जम्मू कश्मीर में है, तो इस बार चूंकि सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, पार्टी कार्डर को नहीं देखना है, बतौर हेल्थ मिनिस्टर भी इस बार जम्मू कश्मीर इशफाक वो आए हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात अब इंतजामिया की करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की करते हैं। और खबरें ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन में काम बड़ी सुस्त रफ्तारी से होता है, स्पेशली पावर कॉरिडोर जो सिविल सेक्रेटरीट का है। खबर यह है कि इंतहाई अहम ओहदों पर तैनात अफसरों को इजाफी चार्ज दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से काम बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। एक तरफ से ये इतलात और खबर है, दूसरी तरफ से ये खबर है कि जब इजाफी चार्ज दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ से जो मैन पावर हमारा सिविल सेक्रेटरीट के अंदर काम को करने के लिए चाहिए वो हर दिन गुजरने के साथ कम हो रहा है। नो डाउट कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये साफ कर दिया गया था कि इजाफी नफरी तैनात की जाएगी, अफसरों को तैनात किया जाएगा ताकि इस तरीके का निजाम ना हो। लेकिन मल्टीपल चार्ज मुख्तलिफ महकमों के जम्मू कश्मीर इंतजामिया में दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बुरी तरह से काम मुतासिर हो रहा है। 12 IAS अफसरों के पास इस वक्त इजाफी चार्ज दिए गए हैं। एक अफसर के पास 2-2, 3-3 महकमों का चार्ज है और ये जो शॉर्टेज है ये एक प्रॉब्लम लीड कर रही है इस वक्त। यही एक बड़ी परेशानी है जिसकी वजह से गोनागो मुश्किलात से अवाम दरपेश है। 20 अफसरान ऐसे हैं या तो वो मरकज के डेप्यूटेशन पर चले गए हैं या 5 अगस्त 2019 के बाद जो 2 हिस्सों में रियासत तकसीम हुई लद्दाख के लिए चले गए हैं। और अफसरों की तैनाती और अफसरों की जो कमी है इसको पूरा करने के लिए कई बार वादे तो किए गए, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि 12 बड़े टॉप ऑफिशियल्स ऐसे हैं जिनके पास एक नहीं कई महकमों का इजाफी चार्ज है। और ये एडिशनल चार्ज देने की वजह से सिविल सेक्रेटरीट और जमीनी सतह पर काम बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। इमरान नाइकू साहब हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, काम तेजी से हो, टाइम बाउंड मैनर में हो, तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि हमारा HR ह्यूमन रिसोर्स भी सही तरीके से हो। खबर यह है कि बड़े अफसरों की कमी है और 1 दर्जन से ज्यादा अफसर ऐसे हैं, बड़े अफसर जिनके पास एक नहीं कई डिपार्टमेंटों का चार्ज दिया गया है। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में IAS अफसरान की कमी और इजाफी चार्जेस का एक अहम मसला है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में 12 IAS अफसरान को मुख्तलिफ महकमों के मुतअद्दिद चार्जेस दिए गए हैं और इसकी वजह अफसरान की कमी है, क्योंकि बहुत से अफसरान मरकजी हुकूमत के साथ काम करने के लिए चले गए।
या उन्हें लद्दाख में तैनात कर दिया गया है, जो कि 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। भारतीय हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को एगमुट, जिसे हम AGMUT और दीगर कार्य के कई अफसरान भेजे हैं, मगर अफसरान की कमी अब भी मौजूद है। इस कमी को खत्म करने के लिए मजीद अफसरान की तैनाती की उम्मीद की जा रही है। लेकिन आज की जो ताज़ा तैनाती और इजाफी चार्जेस है, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने 2 IAS और IFS अफसरान को इजाफी जिम्मेदारियां दी हैं। शालीन काबरा, जो कि फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति डिपार्टमेंट है, इन्हें फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू का इजाफी चार्ज दिया गया है। इसी तरीके से PK पोले, जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर JNK है, और इन्हें इलेक्शन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी का भी इजाफी चार्ज दिया गया है। और इसी तरीके से अगर आप एक लंबी लिस्ट देखेंगे दीगर अफसरान की इजाफी जिम्मेदारियां, जिनमें याशा मुदगुल है, कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट, इन्हें मिशन डायरेक्टर हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का इजाफी चार्ज दिया गया है। कुमार राजीव रंजन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और मिशन यूथ के का इजाफी चार्ज दिया गया है। भूपिंदर कुमार, देखिए आप, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस R&B, इन्हें डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस और डायरेक्टर ऑफ स्टेशन रजिस्ट्रेशन का इजाफी चार्ज दिया गया है। इसी तरीके से रमेश कुमार, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, उन्हें एडिशनल CO जम्मू मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजाफी चार्ज दिया गया है। एजाज असद की जब हम बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट और CO एरा का इजाफी चार्ज दिया गया है। सुरेश कुमार गुप्ता, IFS अफसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट कल्चरल डिपार्टमेंट, उन्हें प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जम्मू, चेयरमैन बायोडाइवर्सिटी काउंसिल और डायरेक्टरेट सोशल फॉरेस्ट्री का इजाफी चार्ज दिया गया। ये एक लंबी लिस्ट है। इसी तरीके से आप विकास कुंडल की जब हम बात करते हैं, MD जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उन्हें जम्मू कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इजाफी चार्ज दिया गया है। राहुल यादव की बात करें, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर, उन्हें CO स्पेशल प्रोजेक्ट जम्मू सिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का इजाफी चार्ज दिया गया। OS अहमद श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्हें CO SVP फॉर श्रीनगर सिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और वाइस चेयरमैन श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजाफी चार्ज दिया गया है। जतीन किशोर, एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट, उन्हें डायरेक्टरेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, तो उनकी कमी है या जिस तरीके से रैशनलाइज करना था, तमाम अफसरों को यूज करना था, वो नहीं हो पा रहा है। अगर आप देखेंगे मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अफसरान की कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ काडर के IAS अफसरान और IPS अफसरान भेजे हैं। तवक्कात ये की जा रही कि हुकूमती एहलकारों के मुताबिक जब मजीद अफसरान की तैनाती होगी और कमी पूरी हो जाएगी तो अफसरान को इजाफी जिम्मेदारियां देने का मसला हल हो जाएगा। लेकिन जिसका आपने जिक्र किया कि ये तवक्कात की जा रही थी कि जो ऑर्डिनेंस पास किया गया था 2019 के बाद, ये जो एगमुट काडर के लिए जम्मू कश्मीर के जो IAS ऑफिसर जो लद्दाख और दीगर स्टेट्स में जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज में जाएंगे, शायद इससे जो मैन पावर की कमी है वो कम हो जाएगी। लेकिन एज सच कुछ नहीं दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपके सामने एक लंबी लिस्ट IAS या IFS अफसरों की बताई कि जिनके पास 3-3, 4-4 डिपार्टमेंट के चार्ज दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से एक बड़ा यहाँ पे लूप होल भी है, एक बड़ा खला भी पैदा हुआ है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट्स के अंदर काफी सारी जो है दिक्कतें और दुश्वारियां हैं। तो हालांकि हुकूमती एहलकारों के मुताबिक मजीद अफसरान की तैनाती होगी और इस कमी को पूरा किया जाएगा। लेकिन एज सच फिलहाल जो मसला है वो अपनी जगह पर है। एक IAS ऑफिसर, एक चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान नाइकू साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक IAS अफसर के ऊपर 3-3, 4-4 जिम्मेदारियां, जिसकी वजह से कोई भी काम सही सिमत में नहीं हो रहा और हर जगह पर यह परेशानी देखने को मिल रही है। पावर कॉरिडोर सिविल सेक्रेटरीट के अंदर भी, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी इसका असर दिख रहा है और ग्राउंड जीरो पर गांव, पंचायत और शहर के अंदर भी इसका नुमाया असर जो है वो दिख रहा है। बढ़ते हैं जी आगे, फटाफट से जरा आपको बताते हैं कि महकमा तालीम में क्यों कार्रवाई की गई और क्यों बड़े अफसरों को वजह बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और नोटिस सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर उन्हें देना होगा, क्योंकि 6 से 7 महीनों के दौरान उन्होंने दफ्तर को वो तमाम लवाजमात पूरे करके नहीं दी जो दफ्तर की तरफ से तकाजा किया गया था। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने शो कॉज नोटिस अपने 7 अफसरों के खिलाफ जारी कर दिया है और जिन 7 अफसरों के खिलाफ जारी किया गया शो कॉज नोटिस, उनमें चीफ एजुकेशन अफसरान शामिल हैं, जिन्हें यह कहा गया था कि वो
अपने मातहत एम्प्लॉयज की सीनियरिटी की लिस्ट दफ्तर हाजा को पेश करें। यानी सीनियरिटी लिस्ट बनानी थी सीईओज को, और पिछले कई महीनों से 7 महीनों से यह लिस्टें मांगी जा रही थी और हर बार यह डिले हो रहा था। और कल रात देर गए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर पर 7 सीईओज के नाम अब यह वजह बताओ नोटिस जारी की है और 5 दिन के अंदर अंदर नोटिस का रिप्लाई करने के लिए भी कहा है। कहा गया कि ये जो काम जल्दी होना था, इससे काफ़ी मुश्किलें डायरेक्टरेट को पैदा हो रही हैं क्योंकि प्रमोशन और तकर्रियों का मामला था। और ये कम्युनिकेशन जो सीईओज और डायरेक्टरेट के बीच में हुआ है वो ये साफ दिखा रहा है कि तातुल किस तरीके से बढ़ा हुआ है और किस तरीके से कम्युनिकेशन गैप भी है और किस तरीके से अफसरशाही मुकम्मल तौर पर अपने अपने इलाके में चल रही है। यानी सीईओ साहब अपने अंदाज में चल रहे हैं, जडीओ साहब अपने अंदाज में चल रहे हैं और दीगर वाला अमला अपनी अफसरशाही में लगाया, जिसकी वजह से 7 माह गुजरने के बाद भी कार्रवाई अब हुई है। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने 28 मार्च सन 2024 को कई खत रहनुमा खतूत सीईओज को भेजे, जिनमें यह कहा गया कि अपडेट करें सीनियरिटी लिस्ट टीचरों की और उनकी रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स की, वैकेंसी पोजीशन मास्टरों की और दीगर एक तय फॉर्मेट दिया गया कि इसके तहत तमाम डिटेल जो है वो सबमिट करें आप। लेकिन तकरीबन 7 से 8 ऐसे सीईओज थे जिन्होंने 3-4 महीने गुजरने के बावजूद भी ये जमा नहीं किया, जिसके बाद फाइनली अब उनके नाम नोटिसें जारी कर दी गई हैं। और ये नोटिसें जब जारी कर दी गई हैं उसमें सीईओ अनंतनाग, बांडीपोरा, बारामुल्ला, शोपियां और श्रीनगर, फिर गांदरबल और कुपवाड़ा के हैं, जिन्हें कहा गया है कि आप ये बताएं कि आखिर क्या वजह है कि आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और आप जिस सुस्त रफ्तारी से अपना मुजाहिरा कर रहे हैं आपके खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई क्यों न की जाए। तो ये जनाब एक पहले मैंने कहा कि अफसरों की कमी है, अब दूसरा हमने कहा कि तालीम के शोबे में किस तरीके से लैल टू लैल से काम लिया जा रहा है, सुस्त रफ्तारी से काम लिया जा रहा है। फाइनली नींद टूटी है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल कश्मीर की, जिन्होंने अपने 7 सीईओज के खिलाफ नोटिसें जारी कर दी हैं। ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले फटाफट से आपको यह भी बताते चले कि आप तैयार हो जाइए, बजट का एक और सेशन होने जा रहा है, यानी मुकम्मल बजट अब पेश होगा। नई मोदी हुकूमत यानी 3.0 जो नए सिरे से वज़ीर आज़म साहब मैदान में आए हैं, नई हुकूमत एनडीए की बनी है, तो इतलात और खबरें ये हैं कि बजट की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। कानून और इंसाफ के वजीर की तरफ से रात देर गए बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि बजट इजलास 22 जुलाई से 12 अगस्त के दरमियान होगा, जिस दौरान 23 जुलाई को मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन अपनी तीसरी हुकूमत का पहला बजट पेश करने जा रही है। 23 जुलाई को मुल्की सतह पर पहला बजट पेश किया जाएगा नई हुकूमत का, और यही दिन होगा जब जम्मू कश्मीर के लिए भी पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश किया जाएगा। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली है नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया चल रही है, इसलिए 2019 से मुसलसल, बल्कि उससे पहले ही मुसलसल ये बजट जो है वो पार्लियामेंट से होते आ रहे हैं। और अब की बार एक और बजट साल 2023-24 का जो होगा वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से ही आएगा। 23 तारीख को निर्मला सीतारमन बजट को पेश करेंगी, 22 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर इसका आगाज होगा, 12 अगस्त तक ये सिलसिला चलेगा और ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तीसरी टर्न होगी बहस्ती वज़ीर आज़म, और यहाँ पर बजट पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमन की तरफ से। याद रखिएगा, बजट का जो नया इजलास 18वीं लोकसभा का इजलास हुआ था, स्पीकर का इंतखाब मुकम्मल हुआ, अब डिप्टी स्पीकर पर सबकी नजरें हैं, फिर उसके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन का इंतखाब हुआ, लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब हुआ, और अब नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है कि अब जनाब होगा बजट, और 22 जुलाई से 12 अगस्त के दरमियान यह बजट सेशन होगा, जिस दौरान निर्मला सीतारमन 23 जुलाई को बाज़ाब्ता तौर पर अवाम के सामने नया बजट रखने जा रही है। 4 रियासतों के अंदर इंतखाबात है, इसलिए इस बजट को इंतहाई अहम माना जा रहा है। देखना कि जम्मू कश्मीर के लिए जब बजट पेश किया जाएगा तो क्या नई सौगातें मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर को मिलेंगी। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि स्मार्ट मीटर्स को लेकर इंतजामिया ने एक और बयान दिया है, और फिर हर दिन डूबने की खबरें आ रही है दरियाओं और नदी नालों में। SDRF NDRF तो मुतहरिक है ही, लेकिन सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है, डिटेल के साथ आपके सामने आएंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, हमारे साथ बने रहिएगा।